बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है कोवेरिएंट वेक्टर के बारे में। जैसे हमने कंट्रावेरिएंट देखा कि हम उसको अपर इंडेक्सेस में लिखते हैं, अब हम कोवेरिएंट को देखेंगे कि हम उसको लोअर इंडेक्सेस में लिखते हैं। तो कोवेरिएंट क्या होते हैं देख लेते हैं। कोवेरिएंट को कोवेक्टर्स भी कहते हैं, डुअल वेक्टर्स भी कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स में हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल्स आती हैं? इसकी एग्जाम्पल में हम सबसे पहले ग्रेडियंट देखते हैं। तो ग्रेडियंट क्या होता था? डेल फाई। इसके अलावा स्पेचुअल डेरिवेटिव, डिस्टेंस इनवर्स, ये सारे कुछ भी हमारे पास कोवेक्टर्स में आ सकते हैं। कंपोनेंट जो होते हैं वो कोवेक्टर्स के चेंज इन द सेम वे, आपके पास एमसीक्यूज बन सकता है कि इन द सेम वे एज चेंज टू द स्केल ऑफ रेफरेंस एक्सिस एंड कॉन्सिक्वेंटली आर कॉल्ड कोवेरिएंट। तो कंपोनेंट उसी सेम वे में चेंज होते हैं, एज द कंपोनेंट चेंज एज एन रेफरेंस एक्सिस चेंज। ठीक है। अब कोवेरिएंट वेक्टर को हम कोवेक्टर से भी एब्रीवेट करते हैं, जैसे हमने कंट्रावेरिएंट में एब्रीवेशन देखी उसकी। तो हैज कंपोनेंट दैट कोवेरी विद चेंज ऑफ बेसिस, ये कंपोनेंट कोवेरी करते हैं बेसिस के चेंज होने से। अब जैसे हमने वहाँ पे देखा कंट्रावेरिएंट में कि कंपोनेंट और मैट्रिक्स, कंपोनेंट के दरमियान में जो मैट्रिक्स से मैट्रिक्स जो ट्रांसफॉर्म होती थी और जो बेसिस वेक्टर से ट्रांसफॉर्मेशन होती थी मैट्रिक्स की, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते थे। लेकिन कोवेरिएंट में क्या है? कंपोनेंट मस्ट ट्रांसफॉर्म बाय द सेम मैट्रिक्स एज चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। इसके अलावा आइंस्टाइन नोटेशन में किस तरह से लिखते हैं कि कोवेरिएंट जो होते हैं उसको हम लोअर इंडिसेस में लिखते हैं। अब इसका रिलेशन चेक कर लेते हैं। रिलेशन क्या है कि कंट्रावेरिएंट को पैरेलल प्रोजेक्शन में लिखते हैं एंड कोवेरिएंट को परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन में लिखते हैं। तो देख लेते हैं, ये देखें कंट्रावेरिएंट हमने एक सिस्टम ले लिया, इसके अलॉन्ग हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रा कर लिया और इस पोजीशन वेक्टर के अलॉन्ग मेरे पास ये एक्स और एक वाई पोजीशन एक एक्सिस है। ठीक है। अब इस एक्स के अलॉन्ग मैंने एक ऐसे कंपोनेंट लेने हैं जो मेरे कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स हों और एक ऐसे जो कोवेरिएंट हो, और दोनों के अलॉन्ग जो मेरे यूनिट वेक्टर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? E1 E2 रहेंगे। यहाँ से देखें, ये मेरे पास इसके यूनिट वेक्टर्स हो गए। ठीक है। अब इसके अलॉन्ग जो मैंने एक पोजीशन वेक्टर ड्रा किया, इसको हमने क्या क्या नेम दे दिया? एम नेम दे दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हमने कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स जो ड्रा करने हैं वो क्या कहता है कि कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट पैरेलल प्रोजेक्शन करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो हमने एक पैरेलल प्रोजेक्शन कर लेनी है, इसके अलॉन्ग पैरेलली इसी के अलॉन्ग एक प्रोजेक्शन ड्रा की और इसके अलॉन्ग एक प्रोजेक्शन ड्रा की। तो मेरे पास कंट्रावेरिएंट x1 x2 कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट। तो ये वाली लाइन जो यहाँ शो हो रही है ये हमारे पास कंट्रावेरिएंट के लिए। और कोवेरिएंट क्या करते हैं? परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन करते हैं। तो इसके अलॉन्ग एक परपेंडिकुलर ड्रा कर ले और इसके अलॉन्ग एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें तो ये हमारे पास कोवेरिएंट हो जाएगा और इसकी परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन होती है। और इसके जो कोवेरिएंट को लोअर इंडिसेस में लिखते हैं तो x1 x2 लिखा हुआ है। ठीक है। होप तो आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हमारे पास एक वेक्टर कंसीडर करते हैं ए, जैसे हमने कंट्रावेरिएंट में देखा हम उसको एज अ वेक्टर सम लिख सकते हैं। तो क्या होता है कि A1 E1 वेक्टर है, E1 हेड, A2 E2 हेड लिख लिया, ये कंट्रावेरिएंट फैशन में वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है। सिंस अब हम कोवेरिएंट पढ़े हैं तो कोवेरिएंट में हम क्या करते हैं कि वो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो A1 हमारे पास लोअर इंडिसेस में A1 होगा, लोअर इंडिसेस में A2 एंड ए वेक्टर के अलॉन्ग हमारे पास जो उसका यूनिट वेक्टर E1 और ए वेक्टर के अलॉन्ग हमने उस लोअर इंडिसेस के वेक्टर को E2 कहा। अब A1 A2 हमने लिख लिया। अब नाउ रिप्लेसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इनटू इक्वेशन 2 एंड 3। अब हम इस वेक्टर ए को रिप्लेस कर देंगे इस A1 A2 से और क्या करेंगे? हम एक न्यू इक्वेशंस बनाएंगे। हमने इस वेक्टर ए को रिप्लेस किया और एक न्यू इक्वेशंस बनाई हैं। किस तरह से बनाई हैं कि देखें, अगर मेरे पास ए वेक्टर था वो A1 E1 हेड और A2 E2 हेड के इक्वल था, तो अब हमने इस ए वेक्टर को रिप्लेस किया। क्या कहता है कि यहाँ पे मेरे पास A1 था पड़ा हुआ, देखिए A1 पड़ा था तो मैंने इसको रिप्लेस कर लिया ए वेक्टर के साथ। और यहाँ पे मेरे पास ये ए वेक्टर हमने एक दफ़ा इसको लोअर इंडिसेस में A1 कहा और इस अगले वाले में अब हम इसके अंदर भी A2 को हम रिप्लेस कर लेंगे ए से और ये वाले वेक्टर को हम क्या कह देंगे? A2 कह देंगे। इसको थोड़ा ख़त्म कर लेते हैं ताकि सारा येलो येलो हो गया क्योंकि अच्छा। अब क्या करेंगे? अब हमारे पास इक्वेशंस तो न्यू बन चुके हैं 2 3। तो अब हम देखें A1 A2 की हमारे पास एक वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हम यहाँ पे इस ए वेक्टर के अलॉन्ग इसकी ये वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। तो ए वेक्टर A1 इक्वल हो जाएगा ए वेक्टर की ये वैल्यू पुट की और आगे E1 ऐड आ गया। ठीक हो गया। अब A2 वेक्टर की भी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास और यहाँ पे भी हम A2 के अलॉन्ग ए की ये वैल्यू पुट करेंगे और E2
एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ले लें, ए वन एज इट इज़, ई वन डॉट, ठीक है, ई वन हेड। इसी तरह से ए टू एज इट इज़, ई टू हेड, ई वन हेड, यहाँ पे भी डॉट ले सकते हैं, ए वन एज इट इज़, ई वन ई टू, और ए टू एज इट इज़, ई टू। तो यहाँ पर हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बन गई है, टू प्राइम और थ्री प्राइम, उन्होंने इसका नाम दे दिया। अब तो क्या कहता है कि कोवेरिएंट कंपोनेंट की ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होती है। जैसे हमने कंट्रावेरिएंट में देखा कि हमने उसकी बेसिस वेक्टर चेंज की टू ई टू में, देख लेते हैं। नाउ सिमिलर द कंट्रावेरिएंट केस कंसीडर कोऑर्डिनेट सिस्टम x1 एंड x2, इसके अलावा जो यूनिट वेक्टर्स हो e1 और e2। फर्दर कंसीडर अ वेक्टर a इन कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट कंपोनेंट फॉर्म कैन बी रिटन एज, कि हमने उसका कंपोनेंट फॉर्म को एक कोऑर्डिनेट वेक्टर a को हम किस तरह से लिखते हैं, एज सम लिखते हैं, और उसके अलावा उसके यूनिट वेक्टर्स लिखते हैं। अब हमने इस रिलेशन को कोवेरिएंट कंपोनेंट के केस में देखना है। तो देखिए a1 प्राइम, ये वैल्यूज जो हमने अभी हमारे पास जो वैल्यूज आई थी वो किस तरह की थी, देखिए आपको शायद नहीं नज़र आ रहा होगा इतना अच्छे, लेकिन मैं दोनों को कंपेयर करना चाह रही हूँ। ए वन था, तो देखिए अब हमारे पास ए वन प्राइम वैल्यू हमने लेनी है और ए टू प्राइम, एक मिनट इसको थोड़ा आप एक सेकंड वेट कर लें, मैं आपको दोबारा से हैंड आउट ओपन कर देती हूँ ताकि हमें मसला ना हो बार बार कम जूम करने का, रुक जाए। ओके, हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाले हैंड आउट्स ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे अपने इसको जूम कर लेते हैं। अच्छा, सॉरी आपके वीडियो का टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो देखें अब हमारे पास जो न्यू कोवेरिएंट वेक्टर्स को जो प्राइम फॉर्म में आए हैं वो ए ई वन लिख रहा है, वो ए ई वन। और यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर्स की फॉर्म बनी वो देखें ए वन और ए टू सिंपल फॉर्म है ये। अब क्या करेंगे हमने, क्योंकि वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, उसके अगर बेसिस चेंज होंगी तो उसके कंपोनेंट्स चेंज होंगे। तो हमने जो हमारा वेक्टर अगर के बेसिस चेंज हुआ तो उसका ए वेक्टर भी चेंज हुआ। अगर हमारे पास पहले ए वन था कोवेरिएंट में तो वो ए प्राइम वन हो गया। अब ए ई वन, ये चीज़ तो हमने पीछे से ली है, देखिए ए ई वन यहाँ से, और इस ए ई वन की वैल्यू भी हमने यहाँ से इसके आगे वही लिखी है जो हमारे पास पीछे आई है। अब इसी तरह ए ई टू भी वही लिखा है, लेकिन यहाँ पे ई टू का कंपोनेंट चेंज, बेसिस वेक्टर चेंज हुआ, वो प्राइम हो गया। अब हमने क्या किया है मज़ीद कि जो हमारे पास ए टू था वो उसको चेंज कर दिया ए प्राइम टू में। यहाँ पे हमारे पास ए टू था और यहाँ पे हमारे पास ए प्राइम टू हो गया। एंड सिमिलरली आपके पास यहाँ पे ए टू था गिवन और यहाँ पे भी ये आपके पास ए प्राइम टू हो गया। अब इसी तरह से हम ई टू को टू ई टू बेसिस वेक्टर उसके चेंज करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट में इक्वेशन आई थी ए प्राइम टू की वैल्यू ए टू ओवर टू। अब ए प्राइम वन, ये वाली चीज़ ए वन ई वन लिख लिया। देन ए प्राइम टू की जो वैल्यू है वो ए टू ओवर टू यहाँ लिख सकते हैं, ए टू ओवर टू लिख लिया। एंड ई टू प्राइम और ई वन प्राइम, ई वन आ गया। इसको अब हम चेक कर लेंगे, ई वन और ई वन हो जाएंगे, ए टू और ई टू ई वन जो आपके पास हैं ये ज़ीरो हो जाएंगे, तो ए वन सिर्फ आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली ये वाली इक्वेशन के अंदर जब आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, टू ए वन ई टू, ये ई वन ई टू, तो आपके पास सारे कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएंगे और यहाँ पे ई टू प्राइम और ई टू प्राइम वन हो जाएंगे, तो टू ए टू आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है इम्प्लाइज दैट ए कोवेरिएंट कंपोनेंट ट्रांसफॉर्म्स इन द सेम मैनर एज अ बेसिस वेक्टर, उसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं जैसे बेसिस वेक्टर ट्रांसफॉर्म होते हैं। क्या मतलब है इस लाइन का, देखिए अगर हमारा बेसिस वेक्टर ई टू से टू टाइम्स ई टू हो रहा है तो हमारा जो कंपोनेंट है ए टू वो टू टाइम्स ए टू हो रहा है। लेकिन कंट्रावेरिएंट में ऐसा कोई केस नहीं था। कंट्रावेरिएंट में क्या था कि अगर आपके पास कंपोनेंट चेंज हो रहा है तो आपका बेसिस वेक्टर कभी भी चेंज नहीं हुआ। देखिए अगर मेरे पास ए टू, हमने ई टू जो है वो टू ई टू लिया, लेकिन जो हमारा न्यू बेसिस वेक्टर आया है वो ए टू ओवर टू हो गया है, वो चेंज नहीं हुआ है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा कंपोनेंट चेंज होता है तो हमारा बेसिस वेक्टर भी उसी मैनर में चेंज होता है। नोट इफ वी रिस्ट्रिक्ट अवर सेल्स टू Cartesian coordinate system having orthonormal basis, that then we do not have to make distinction between covariant and contravariant। कार्टेशियन में हम जैसे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में उसको रिप्रेजेंट करते थे, तो
यहाँ पे हम इसके दरमियान में थोड़ी डिफ्रेंशिएशन नहीं ला सकते हैं कि किस तरह से इस नोट दैट पॉइंट को मैं होप अच्छे से डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आपको अच्छे से समझ आई होगी वीडियो। अगर कोई पॉइंट मिसिंग है तो अपने नीचे कमेंट कर दें, जो चीज़ नहीं समझ आई है, या आप मुझे मेल कर दें, या आप मुझे इंस्टा पे उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दें, मैं आपको उसका दे दूँगी, वॉइस मैसेज कर दूँगी आपको जहाँ से नहीं समझ आया। तो अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।